Hello dear student, today we start our exercise 5.1. उससे पहले बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां मैंने पुराने चैप्टर्स के लिंक डाल दिए हैं। आपने जो चैप्टर पढ़ना होगा आप उस चैप्टर पर क्लिक करिए, आप उससे रिलेटेड प्लेलिस्ट पर पहुंच जाएंगे। डियर स्टूडेंट, कल हमने पढ़ा था कंटिन्यूटी के बारे में। पूरा डिटेल लेक्चर मैंने कल की वीडियो में, इससे पहली वाली वीडियो में आपको कंटिन्यूटी के ऊपर बता दिया। आज हम जो एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं 5.1, ये पूरी की पूरी कंटिन्यूटी पर बेस्ड है। तो आज हम पहले के 5 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद के क्वेश्चन फिर अगली वीडियो में देखेंगे। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपने इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है इन वैल्यूज पर, x की इन वैल्यूज पर, 0 पर, -3 पर और 5 पर। आपने ये चेक करना है कि क्या ये फंक्शन x = 0 पर, x = -3 पर और x = 5 पर कंटिन्यूअस है या नहीं, आपने चेक करना है। बहुत इजी। कल मैंने आपको बताया था, अगर आप किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस चेक कर रहे हैं कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो सबसे पहला क्या होना चाहिए? फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। फर्स्ट क्या होना चाहिए? फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। x की उस वैल्यू पर फंक्शन क्या होना चाहिए? डिफाइंड होना चाहिए। फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आनी चाहिए और वो वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए। क्लियर बच्चों? तो देखते हैं, सबसे पहले हम इसकी कंटिन्यूटी x = 0 पर चेक करते हैं। वी हैव fx = 5x - 3। हम क्या करेंगे? इस फंक्शन में x की जगह में 0 रख देंगे, f0। ठीक, तो कितना आ जाएगा? 5 × 0 -3। 5 × 0 कितना? 0। 0 - 3 कितना बच्चों? -3। यानी x = 0 पर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो डिफाइंड आ रही है, फाइनाइट आ रही है। मतलब फंक्शन क्या है? डिफाइंड है। इट्स मीन fx इज डिफाइंड। इसका मतलब है जो फंक्शन fx आपको दिया है वो क्या है बच्चों? डिफाइंड है। क्लियर? आ गई ना बस? में यही तो बताया था। डिफाइंड मतलब x की उस वैल्यू पर ये जो भी फंक्शन की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आनी चाहिए? फाइनाइट आनी चाहिए। फाइनाइट आएगी तो हम क्या कहेंगे? फंक्शन क्या है? डिफाइंड है। दूसरा, मैंने आपको, अगर ये डिफाइंड है तो कंटिन्यूअस है, क्योंकि दूसरी तो इतना ही आएगा ही आएगा, दूसरी वैल्यू इतनी ही आएगी, क्योंकि दूसरा भी तो वही कर रहे हैं, बस तरीका अलग हो जा रहा है। अब हम क्या निकालेंगे? फंक्शन की लिमिट निकालेंगे। किस पॉइंट पर? x = 0 पर। अब सेकंड स्टेप में आप क्या फाइंड करोगे? लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x = 0। तो नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। तो देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, fx कितना दिया है? 5x - 3। अब आप इसमें x की जगह में 0 रख दोगे। मैंने कल भी बताया था, दोनों चीज हैं एक ही। अगर फर्स्ट फंक्शन डिफाइंड हो रहा है तो ये तो आना ही आना है इसके इक्वल। आ रही है बात में, तब कंटिन्यूअस आएगा ही आएगा, ध्यान रखना। ठीक, बस तरीका ये है, कल मैंने डिटेल में समझा दिया था। ठीक बच्चों, तो देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, 5x - 3। अब आप यहां x की जगह में क्या रख दीजिए? 0। 5 × 0 - 3। 5 × 0 कितना? 0। 0 - 3 कितना? -3। यानी वी हैव लिमिट x टेंड्स टू 0, fx की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ रही है बच्चों? f0 के बराबर आ रही है। देखो, f0 की वैल्यू भी कितनी आई? -3। और फंक्शन की लिमिट भी कितनी आई? -3। x टेंड्स टू 0 पर जो फंक्शन की वैल्यू निकल के आई वो भी कितनी आई? -3। यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इक्वल्स टू क्या है? f0 है। कल मैंने बताया था, अगर फंक्शन डिफाइंड है और ये दोनों इक्वल होते हैं, मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना बच्चों? एग्जिस्ट, फाइनाइट आ रही है, और ये दोनों अगर बराबर हैं तो फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। तो क्या कहोगे? हेंस गिवन फंक्शन fx इक्वल्स टू 5x - 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। क्लियर बच्चों? लिखने का तरीका कैसे है वो भी समझा दिया है। इसी तरीके से अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप करेंगे। बहुत इजी है, क्योंकि बच्चों ये पॉलिनोमियल है तो इसके लिए इजीली पता चल जाता है।
जो अलग टाइप के क्वेश्चन है वो कहां आएंगे वो मैं आके बताऊंगा आपको। क्लियर? ये तो क्लियरली पता चल रहा है एक ही फंक्शन है, उसी की कंटिन्यूटी चेक करनी है। कहां LHL RHL का यूज करेंगे वो भी आज डिस्कस करूंगा उसमें। इतना समझ में आ गया बच्चों? वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब मैं बताता हूं बच्चों, इसी क्या ये फंक्शन x इक्वल्स टू -3 पर कंटिन्यूस है या नहीं, अब हम इसको चेक करते हैं। क्लियर? पहले आप इतना उतार लेंगे वीडियो को पॉज करके। अब देखिए यहां पर x की वैल्यू बदल देंगे, ये पूरा चेंज आ जाएगा। ठीक, ये हमने निकालना ही है, बस x की लिमिट अलग आ जाएगी। क्लियर बच्चों? ठीक, और एक ये भी मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखिए बच्चों क्या है, वही बात, ज्यादा मेहनत क्यों करनी है, जब मैंने उतार ही रखा है तो फिर इसी में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए बच्चों, वी हैव फंक्शन, हमें क्या मालूम है 5x - 3। अब हमने इसकी कंटिन्यूटी कहां चेक करनी है, x इक्वल्स टू -3 पर। क्लियर बच्चों? x इक्वल्स टू -3 पर हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले हमने ये देखना होगा कि क्या x इक्वल्स टू -3 पर फंक्शन डिफाइंड है। क्लियर? तो हम रखते हैं, देखो बच्चों, इस फंक्शन में x की जगह में कितना रख देंगे, -3 रख देंगे, f -3 निकल जाएगा। तो देखिए 5 × -3 -3, 5 × -3 -3, 5 × -3 कितना, -15, -3, -15 -3 कितना आ गया बच्चों, -18। क्लियर? यानी फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। पहली चीज तो हो गई कि फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। दूसरा मैंने क्या कहा, अब इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए। मतलब ये जो फंक्शन है उसकी x इक्वल्स टू -3 रखने पर ये फंक्शन की लिमिट क्या आ रही है ये देखना है, फंक्शन की वैल्यू क्या निकल के आ रही है ये देखना है, क्या ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ये देखना है। मतलब फाइनाइट आ रही है लिमिट या नहीं आ रही है ये देखना है। क्लियर बच्चों? मतलब अब हम क्या निकालेंगे, नाउ लिमिट x टेंड्स टू -3 पर fx की वैल्यू निकालेंगे। मतलब हम क्या कर रहे हैं, x टेंड्स टू -3 पर fx की लिमिट निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये होता है। क्लियर बच्चों? अब देखिए, तो हम x की जगह में क्या रख रहे हैं, -3 रख दीजिए। तो 5 × -3 -3, 5 × -3 कितना, -15 -3 यानी कितना आ गया, -18। वो आना ही आना है, ये फंक्शन ऊपर डिफाइंड हो गया ना, मैंने यही तो समझाया था। फंक्शन अगर डिफाइंड है तो जाहिर सी बात है लिमिट एग्जिस्ट करेगी और इसी के बराबर आएगी, क्योंकि बात तो एक ही है, चीज तो वही कर रहे हो, बस तरीका बदल गया है। क्लियर बच्चों? इसका मतलब क्या, हेंस ये देखिए f -3 और लिमिट x टेंड्स टू -3 पर fx की जो वैल्यू है, यानी fx की जो लिमिट आ रही है x टेंड्स टू -3 पर, वो ये दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। क्लियर बच्चों? यानी क्या आपने लिख दिया, हेंस या दैट इंप्लाइज दैट, आपको क्या मिल गया यहां पर, देखिए लिमिट x टेंड्स टू -3 fx इक्वल्स टू f -3, ये कंडीशन आपको यहां पर मिल गई ना बच्चों। x टेंड्स टू -3 पर फंक्शन की लिमिट और -3 पर फंक्शन की वैल्यू दोनों आपस में क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। इसका मतलब क्या है, गिवन फंक्शन fx इक्वल्स टू 5x - 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू -3। इसका मतलब है ये फंक्शन -3 पर भी क्या है, कंटिन्यूअस है। क्लियर बच्चों? क्या करना है, फंक्शन डिफाइंड है, पहले ये देखना है, डिफाइंड हो गया, फिर उस फंक्शन की लिमिट निकालनी है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ये भी हो गया। अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं, जाहिर सी बात है आएंगे, अगर ये दोनों बराबर आ गए तो आप क्या कह दोगे, फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर ये इसमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी फेल हो गई तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्लियर बच्चों? होप सो आपको x इक्वल्स टू -3 पर भी कंटिन्यूटी चेक करनी आ गई होगी। अब हमने एक और पॉइंट में करना है x इक्वल्स टू 5, ये आप खुद से करेंगे, तरीका यही रहेगा। अब यहां x की जगह में क्या आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। क्लियर? आ गई ना बात समझ में? सिंपल है, आप ऐसे ही इसको एग्जामाइन कर लेंगे कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। बिल्कुल है, कंटिन्यूअस आएगा ही आएगा। आ गई ना बात समझ में? 5 रखिए, 25 - 3 22, ठीक, कंटिन्यूअस आपका आना है। क्लियर बच्चों? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए
इसको एक बार पढ़ लेते हैं। एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इक्वल्स टू 3। मतलब एक फंक्शन दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 1, उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है x इक्वल्स टू 3 पर। उसकी क्या चेक करनी है? कंटिन्यूटी चेक करनी है x इक्वल्स टू 3 पर। बहुत ही इजी, वो भी तो यही क्वेश्चन है। x की जगह में 3 रख दीजिए। क्या फंक्शन डिफाइंड है? बिल्कुल आ रहा है। 2x स्क्वायर माइनस 3 है, 3 रख दो, फाइनाइट वैल्यू तो आएगी। और डिफाइंड है तो लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और वो दोनों इक्वल भी आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बच्चों, जो ये मैंने पहले के 2 बता दिए, इसमें x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू माइनस 3, सिमिलरली x इक्वल्स टू 5 पर भी आप इसको कंटिन्यूस चेक कर लेंगे और सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन भी आपका बन जाएगा। ये पहले के 2 क्वेश्चन बच्चों आपके कंप्लीट हो गए। अब हम बढ़ते हैं सीधे थर्ड क्वेश्चन की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है उसको समझते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है? आपने दिए गए फंक्शंस की कंटिन्यूटी चेक करनी है। क्लियर? क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। आपने नीचे जो कुछ फंक्शंस दिए हैं उनको कंटिन्यूटी के लिए एग्जामाइन करना है, मतलब चेक करना है कि वो फंक्शन कहां कंटिन्यूस होंगे। आ गई ना बात समझ में? फंक्शन कहां कंटिन्यूस होंगे ये हमने चेक करना है। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं और समझने वाले क्वेश्चन है। देखो कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं, जितना आप इससे पहली वाली वीडियो को देखो, जितना आप कॉन्सेप्ट को समझोगे उतने अच्छे से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ थ्योरेटिकली हैं, आपने समझना है और बना देना है। देखो बच्चों, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5 दे रखा है, पहला पार्ट। इस फंक्शन की हमने कंटिन्यूटी चेक करनी कि ये फंक्शन किस किस पॉइंट में कंटिन्यूस होगा। x की वो कौन कौन सी वैल्यू होगी जहां पर ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। बच्चों देखो, कंटिन्यूस होने की 2 शर्तें थी, तीसरी शर्त तो वो दोनों शर्तों से मिलकर बनी। क्लियर? पहली शर्त ये थी कि फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। अब आप खुद सोचो बच्चों, ये x माइनस 5 है, इसमें मैं x की कोई भी रियल वैल्यू रख दूं, कोई भी रियल नंबर, 1 रख दूं, 2 रख दूं, 3 रख दूं, 4 रख दूं, 0 रख दूं, -1 रख दूं, -2 रख दूं, ये फंक्शन हमेशा क्या होगा? डिफाइंड होगा। ये फंक्शन की वैल्यू कभी भी इनफाइनाइट नहीं आएगी, हमेशा इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? फाइनाइट आएगी। आप x की जगह में कोई भी रियल नंबर रख दो, क्योंकि यहां पर आपको x की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो x आप क्या अज्यूम करोगे? रियल नंबर। x क्या होगा? एक रियल नंबर। तो x की जगह में कोई भी रियल नंबर रख दो, क्या ये फंक्शन कभी इनफाइनाइट आएगा? नहीं आएगा। मतलब ये x की, मतलब हर रियल नंबर के लिए, देखो फंक्शन इज डिफाइंड फॉर एनी रियल नंबर। ये जो फंक्शन एफ एक्स एक्स माइनस 5 है वो किसी भी रियल नंबर के लिए क्या होगा? डिफाइंड होगा। x कोई भी रियल नंबर हो, ये फंक्शन हर रियल नंबर के लिए क्या होगा? डिफाइंड होगा। समझ में आ गई ना बात समझ में? तो देखो बच्चों, फंक्शन इज डिफाइंड फॉर एनी रियल नंबर। फंक्शन डिफाइंड होगा किसी भी रियल नंबर के लिए, और मैंने मान लिया वो रियल नंबर क्या है? x इक्वल्स टू सी, दैट इज x इक्वल्स टू सी, आई डॉट ई, दैट इज x इक्वल्स टू सी। तो अब आप क्या कर दोगे? x बराबर c पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक, तो दैट इज, या ये नहीं, दैट इंप्लाइज दैट। अब x की जगह में c रख दीजिए, एफ सी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? x की जगह में c माइनस 5। पहली शर्त तो हो गई ना कंप्लीट। फंक्शन डिफाइंड आ रहा है, x की जगह में कोई भी रियल नंबर रख दो, मान लिया c है कोई रियल नंबर, रख दिया तो c माइनस क्या आ गया? 5 आ गया। क्लियर बच्चों? ठीक, अब देखिए, याद रखना ये कहां बिलोंग कर रहा है? ये c क्या है? कोई रियल नंबर है, r बिलोंग कहां कर रहा है? r पर, रियल नंबर पर बिलोंग कर रहा है। अब देखिए बच्चों, दूसरी शर्त क्या थी? मैंने किस पर डिफाइन किया फंक्शन को? x इक्वल्स टू सी पर। अब मैं क्या करूंगा? x इक्वल्स टू सी पर फंक्शन की लिमिट निकालूंगा। क्या x इक्वल्स टू सी पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी? बिल्कुल करेगी। अगर फंक्शन डिफाइंड है तो लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। तो अब क्या निकालें? नाउ लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल्स टू, x टेंड्स टू सी एफ एक्स की जो वैल्यू दे रखी है बच्चों, वो आपको कितनी दे रखी है? x माइनस 5। आपने x की जगह में क्या रख देना है? c, तो ये कितना आ गया? c माइनस 5। देखिए बच्चों, c पर फंक्शन की वैल्यू x c माइनस 5 आई।
और x टेंस टू c पर फंक्शन की लिमिट भी c माइनस 5 आई, मतलब ये दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर। हेंस लिमिट x टेंस टू c fx इक्वल्स टू fc, ये दोनों क्या आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं बच्चों, दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब है गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर एनी रियल नंबर, फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x, मतलब x की कोई भी रियल वैल्यू के लिए ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। आ गई ना बात समझ में, कैसे चेक किया, समझ में आया, तो इसके आगे लिख लोगे दैट इज fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x, x की कोई भी रियल वैल्यू के लिए ये फंक्शन क्या आएगा, कंटिन्यूअस आएगा। x कोई भी रियल नंबर हो, कोई भी नंबर हो सकता है लेकिन रियल होना चाहिए, ये फंक्शन उस x की वैल्यू के लिए क्या आएगा, कंटिन्यूअस आएगा। इसमें कोई डाउट बच्चों, पहला पार्ट समझ में आ गया ना, बहुत इजी था, बस समझना था कैसे लिखा, समझ में आया। अब सेकंड पार्ट को समझते हैं। देखिए बच्चों, सेकंड पार्ट थोड़ा सा अलग है। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, इसको देखिए। इसमें फंक्शन दे रखा है 1 अपॉन x माइनस 5। आप लॉजिक लगाओ, क्या फंक्शन x की जगह में मैं कोई भी रियल नंबर रखूं, क्या ये फंक्शन हर रियल नंबर के लिए डिफाइंड है? पहले थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दो, मान लिया ये x डज नॉट इक्वल टू 5 नहीं दिया होता ही, मतलब x 5 के बराबर नहीं होता, नहीं हो सकता, इसके लिए ये नहीं दिया होता, तो क्या आप बता सकते हो कि क्या ये x की हर रियल नंबर, x की हर रियल वैल्यू के लिए ये फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड होगी, यानी फाइनाइट वैल्यू निकल के आएगी? नहीं। अगर आप इस फंक्शन में x की जगह में 5 रख देते हैं, अगर आप इस फंक्शन में x की जगह में 5 रख देते हैं तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, देखो यहां पर समझिए, रफली समझा रहा हूं। एट x इक्वल्स टू 5 फंक्शन की जो वैल्यू है वो कितनी, 1 अपॉन 5 माइनस 5, x माइनस 5, 5 माइनस 5, यानी 5 माइनस 5 कितना, 0, 1 अपॉन 0 कितना, इन्फिनिटी, यानी फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 5 पर क्या आ रही है, फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 5 पर इनफाइनाइट आ रही है, तो फंक्शन डिफाइंड नहीं है। मतलब ये फंक्शन बाकी x इक्वल टू 5 को छोड़कर बाकी x की हर रियल वैल्यू के लिए ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि बाकी कोई भी वैल्यू यहां रख दो ये कभी इनफाइनाइट नहीं आएगा, हर हमेशा ये वैल्यू क्या आएगी, फाइनाइट आएगी। लेकिन x डज नॉट इक्वल टू 5 यानी x इक्वल टू 5 पर ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। आ गई ना बात समझ बच्चों, क्लियर? तो देखिए अब इसको करते हैं, कैसे करें ये देखते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए फिर वही चीज, फंक्शन इज डिफाइंड फॉर एनी रियल नंबर, ठीक, द फंक्शन इज डिफाइंड फॉर एनी रियल नंबर या रियल वैल्यू ऑफ x दैट इज x इक्वल्स टू c, लेकिन ये c की वैल्यू 5 के बराबर नहीं होगी। तो देखो बच्चों क्या लिखा, फंक्शन इज डिफाइंड, फंक्शन डिफाइंड होगा फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x, x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड होगा, दैट इज x इक्वल्स टू c, लेकिन ये c की वैल्यू 5 के बराबर नहीं होगी। मतलब x की वैल्यू 5 नहीं होगी, 5 को छोड़कर कोई भी रियल नंबर हो उस हर के लिए ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा। दैट इज आप निकाल लीजिए, यानी दैट इंप्लाइज दैट x की जगह में c रख दीजिए, fc 1 अपॉन c माइनस 5 फॉर ऑल c डज नॉट इक्वल्स टू 5। लेकिन ध्यान रखना c 5 के बराबर नहीं होगा क्योंकि यही आपने लिख रखा है। तो ये फंक्शन डिफाइंड आ रहा है ना, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 अपॉन c माइनस 5। अब क्या करोगे, x इक्वल्स टू c पर आपने ये देखा फंक्शन डिफाइंड है या नहीं, डिफाइंड है। अब आप क्या करोगे, x इक्वल्स टू c पर इस फंक्शन की क्या निकालोगे, लिमिट निकालोगे। नाउ लिमिट x टेंड्स टू c fx, अब इस fx की x टेंड्स टू c पर लिमिट देखिए, लिमिट
x टेंड्स टू c, fx आपको कितना दे रखा है बच्चों, fx आपको दे रखा है 1/x माइनस 5। तो x की जगह में c रख दीजिए, कितना आ गया 1/c माइनस 5 फॉर ऑल c डज नॉट इक्वल्स टू 5। लेकिन क्या c 5 के बराबर नहीं होगा। अब देखिए fc और fx की लिमिट, x टेंड्स टू c पर इस फंक्शन की लिमिट और x इक्वल्स टू c पर फंक्शन की वैल्यू दोनों क्या आ रही है आपस में बराबर, 1/c माइनस 5 1/c माइनस 5। तो क्या लिखोगे उसके नीचे, दैट इंप्लाइज दैट या हेंस लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल्स टू fc, दैट इज fx इज कंटिन्यूअस फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x एक्सेप्ट 5 को छोड़कर। क्लियर, केवल 5 पर कंटिन्यूअस नहीं होगा, बाकी x की हर रियल वैल्यू के लिए फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो नीचे क्या लिखेंगे, हेंस लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल्स टू fc, पहले ये लिखेंगे दैट इज fx इज कंटिन्यूअस, जैसा यहां लिख रखा है fx इज कंटिन्यूअस फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x एक्सेप्ट 5 को छोड़कर, क्योंकि 5 में x इक्वल्स टू 5 पर ये फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट आ जा रही है, यानी फंक्शन डिफाइंड ही नहीं हो रहा है। फंक्शन डिफाइंड ही नहीं हो रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं। क्लियर बच्चों, हम आगे बढ़ेंगे नहीं। ठीक, तो x इक्वल्स टू 5 को छोड़कर बाकी x की हर रियल वैल्यू के लिए ये फंक्शन क्या होगा आपका, कंटिन्यूअस होगा। वीडियो को पॉज करके बच्चों आप इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट उतार लेंगे। होप सो आपको ये दोनों पार्ट समझ में आए होंगे। अब हम बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की ओर। देखिए इसको मैं अब यहां से मिटा देता हूं बच्चों। ठीक, आप वीडियो को पॉज करके आपने इतना उतार लिया होगा। अब हम समझते हैं इसके थर्ड पार्ट को। अब थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5 फॉर ऑल x डज नॉट इक्वल्स टू माइनस 5। अब देखिए इसको भी समझते हैं, ये भी तो वही क्वेश्चन है। आ गई ना बात समझ में, ये भी बच्चों वही क्वेश्चन है जैसे अभी आपने बनाया था। इसमें भी एक शर्त बोल दे रहा है कि x डज नॉट इक्वल्स टू माइनस 5। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए अगर आप इस फंक्शन में x की जगह में -5 रख देते हैं तो -5 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 0। और डिनोमिनेटर में अगर 0 हो बच्चों तो उसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट। और वैसे भी अगर आप इसमें -5 रखेंगे तो एक चीज और हो रही है, ऊपर भी 25 आ जा रहा है, 25 माइनस 25 0, और नीचे भी क्या आ जा रहा है, 0। ये कुछ इस तरीके के फॉर्म में आ जा रहा है और ये फॉर्म होता है इनडिटर्मिनेट। ये फॉर्म परिभाषित नहीं होता, इस फॉर्म को हम कहते हैं अपरिभाषित। ये हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था। ऐसे क्वेश्चनों को मैंने एल हॉस्पिटल रूल, जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर करे थे बच्चों। क्लियर, आ गई ना बात समझ में। ये फॉर्म होते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो इसमें भी फंक्शन क्या होता है, डिफाइंड नहीं होता है। तो समझ में आ गया, x डज नॉट इक्वल्स टू -5 क्यों लिखा, क्योंकि अगर x की वैल्यू हम -5 रखते हैं तो ऊपर 0, नीचे भी 0, 0/0 इनडिटर्मिनेट, वो फॉर्म ही डिफाइन नहीं होता तो फंक्शन कंटिन्यूअस आएगा ही नहीं। क्लियर। अब देखिए, लेकिन क्या x इक्वल्स टू 5 पर ये फंक्शन डिफाइंड होगा? बिल्कुल होगा। ऊपर भले ही 0 आ जाए, नीचे तो 10 आएगा ना, 0/10 क्या, 0, और 0 फाइनाइट वैल्यू है, यानी फंक्शन डिफाइंड होगा। 5 पर डिफाइंड होगा लेकिन -5 पर डिफाइंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको देखिए, तो हम लिखते हैं फंक्शन इज डिफाइंड फॉर एनी रियल नंबर x इक्वल्स टू c डज नॉट इक्वल्स टू -5। ठीक, वो कोई भी रियल नंबर के लिए फंक्शन डिफाइंड होगा। x की कोई भी रियल नंबर आप रख दो x की जगह में, ये फंक्शन डिफाइंड होगा। ठीक, वो मैंने रख दिया x इक्वल्स टू c, लेकिन ये c -5 नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं -5 रख दूंगा तो ये फंक्शन आपका डिफाइंड नहीं होगा। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। अब देखिए, तो x की जगह में c रखते हैं। नाउ एट x इक्वल्स टू c पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आई, fc इक्वल्स टू, देखिए पहले हम इसको थोड़ा सा
क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा एक बार इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या हम इसको और छोटा लिख सकते हैं? तो कभी भी क्वेश्चनों को, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे तो पहले आप ये सोचो कि क्या मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूं। देखते हैं, पहले सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 को मैं लिख सकता हूं एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 लिख सकता हूं ना बच्चों। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्लियर। x प्लस 5 से x प्लस 5 क्या हो गया, कैंसिल। एफ एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया, x माइनस 5। फंक्शन ये आ गया, लेकिन फंक्शन ये था, सिंप्लीफाई करके हमने ये बनाया, तो x की वैल्यू माइनस 5 नहीं हो सकती क्योंकि फंक्शन ये था। आ गई ना बस में। लेकिन अब x इक्वल्स टू माइनस 5 अगर रख दूं तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा। लेकिन ये फंक्शन नहीं है, हमने तो इस फंक्शन को सिंप्लीफाई किया है, फंक्शन ये है। तो हम इसको देखते हुए चलेंगे, हम इसको देखते हुए x की वैल्यू माइनस 5 नहीं रख सकते हैं। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। अब देखिए एट x इक्वल्स टू सी, x इक्वल्स टू सी पर एफ सी इक्वल्स टू कितना आ गया, c माइनस 5। तो फंक्शन की वैल्यू तो निकल गई। अब हम ये जानते हैं, पहले ही लिख रखे, c की वैल्यू माइनस 5 नहीं हो सकती फॉर ऑल c बिलोंग्स टू रियल नंबर। c क्या है, एक रियल नंबर है, क्योंकि हम फंक्शन तो ये डिफाइन कर रहे हैं ना, इसको हमने सिंप्लीफाई ये किया है, सिंपल करके ये लिखा है, लेकिन फंक्शन तो ये डिफाइंड है। हम तो इसकी ये फंक्शन क्या डिफाइंड है, ये फंक्शन क्या कंटिन्यूस है, हम ये चेक कर रहे हैं। आ गई ना बात में। तो हम इसको लेके चल रहे हैं, ना कि इसको। क्लियर बच्चों, इसलिए c की वैल्यू माइनस 5 के बराबर नहीं होगी। जबकि यहां देख रहे हैं हम c की x की जगह माइनस 5 रखें तो भी ये डिफाइंड होगा। मैंने आपको बताई थी ना, ऐसी इस टाइप की जो डिसकंटिन्यूटी कहलाती है वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहलाती है, कल समझाया था मैंने। ठीक, जिसमें आप रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, वो तो खैर एक अलग चीज आ गई, जिसको हम क्या बना सकते हैं, कंटिन्यूस बना सकते हैं। ऐसे फंक्शनों को भी अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, पहले तो हमें लग रहा है कि ये माइनस 5 पर कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन जब हमने इसको चेंज कर दिया तो ये फंक्शन माइनस 5 पर कंटिन्यूस जरूर है, ये नहीं है, ये है। लेकिन हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, हम तो इस फंक्शन को देख रहे हैं ना बच्चों, तो हम इसी को लेते हुए चलेंगे। x की वैल्यू माइनस 5 के बराबर नहीं है, मतलब c माइनस 5 के बराबर नहीं है। आ गई ना बात समझ में, कोई डाउट मत रखना अपने अंदर। अब देखिए एट x इक्वल्स टू सी, x इक्वल्स टू सी पर एफ सी की वैल्यू कितनी आई, c माइनस 5 फॉर ऑल c बिलोंग्स टू r, लेकिन ये c माइनस 5 के बराबर नहीं होगा। नाउ अब हम क्या देखेंगे, x टेंड्स टू c पर फंक्शन की लिमिट देखेंगे। फंक्शन की लिमिट क्या आ रही है, नाउ लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स की जो वैल्यू है बच्चों, सॉल्व करके हमारी ये आई है x माइनस 5, तो x की जगह में c रख दीजिए, कितना आ गया, c माइनस 5। अब आप देखिए ये दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर। दैट इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इक्वल्स टू एफ सी। ठीक, यानी x टेंड्स टू c पर फंक्शन, जो x टेंड्स टू c पर जो फंक्शन की लिमिट है और जो c पर फंक्शन की वैल्यू है, वो दोनों बराबर आ रहे हैं। यानी क्या लिखोगे, दैट इज द गिवन फंक्शन एफ एक्स आर कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू c बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट x इक्वल्स टू माइनस 5। क्लियर बच्चों, यानी क्या, जो गिवन फंक्शन है एफ एक्स वो कंटिन्यूअस होगा x इक्वल्स टू c पर, जहां c बिलोंग कर रहा है रियल नंबर, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, माइनस 5 को छोड़कर। माइनस 5 को छोड़ देंगे, माइनस 5 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, बाकी x की हर रियल वैल्यू के लिए फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए वीडियो को पॉज करके आप सबसे पहले इतना उतार लेंगे। ठीक, अब इसके फोर्थ पार्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा बच्चों, क्योंकि अभी तक इतने एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूं, उसको आप खुद से ट्राई करेंगे। वो बस यहां समझते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस 5, यही है ना बच्चों। ठीक, क्या ये फंक्शन x की हर वैल्यू के लिए डिफाइंड है, बिल्कुल। x की कोई भी रियल वैल्यू हो,
ये फंक्शन हमेशा क्या होगा, डिफाइंड होगा। और ध्यान रखना एवरी मॉडुलस फंक्शन जो ऐसे होते हैं ये डिनोमिनेटर में नहीं, ठीक है, जो ये मॉडुलस फंक्शन होते हैं वो तो डिफाइंड होती हैं, और वैसे भी हमको पता है ये फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। क्यों, अगर आप x की जगह में नेगेटिव भी रखोगे, फंक्शन की वैल्यू मॉड के अंदर नेगेटिव भी आएगी तो उसकी मॉड क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा क्या आएगी, प्लस में आएगी। जैसे x की जगह में -5 रखा, -5 कितना आ गया, -10, -10 का मॉड क्या आ गया, +10। प्लस का मॉड तो प्लस ही आएगा, माइनस का मॉड क्या आ जाएगा, वो भी प्लस में आ जाएगा। तो क्या ये फंक्शन डिफाइंड है, बिल्कुल। x की कोई ऐसी रियल वैल्यू बता सकते हो जिसके लिए इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए, नहीं, कोई है ही नहीं। x की जगह में कोई भी रियल नंबर रख दो, ये फंक्शन हमेशा क्या होगा, फाइनाइट होगा, यानी ये फंक्शन क्या आएगा, डिफाइंड होगा x इक्वल्स टू c पर। जैसा फर्स्ट पार्ट बताया था वैसा ही है, बस इसमें मॉड है, उसमें नेगेटिव भी आता, इसमें नेगेटिव कभी नहीं आएगा, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। आ गई ना बात समझ में। अब देखिए दूसरा, x टेंड्स टू c पर इसकी लिमिट निकाल लीजिए। जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वही तो लिमिट की वैल्यू भी आएगी, जाहिर सी बात है, वो तो इतनी बार बता चुका हूं, वो भी आप निकाल लेंगे। दोनों इक्वल आ गए तो फंक्शन को क्या कहोगे, कंटिन्यूअस कहोगे। x की हर रियल वैल्यू के लिए फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। जैसे मैंने पहला पार्ट बताया था सेम वैसा ही ये भी आपका है। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी बच्चों मैंने आपको जैसा फर्स्ट क्वेश्चन समझाया है, क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे ही है, इसलिए मैं एक बार इसकी खाली सिंपल थ्योरी दे रहा हूं, उसको आप खुद से ट्राई करिएगा क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द फंक्शन fx इक्वल्स टू x की पावर n इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू n। ठीक, वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर, जहां n कोई पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर क्या, 1 2 3 4 5 6 7 जो भी होगा, फाइनाइट तो होगा ना, इनफाइनाइट थोड़ा होता है कोई इंटीजर, फाइनाइट होगा। ठीक, मतलब x की जगह में जो x इक्वल्स टू n रख रहे हैं, ये n क्या है, n क्या है बच्चों, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। या तो ये 1 है, या तो ये 2 है, या तो ये 3 है, या तो ये 4 है, या तो ये 100 है, या तो 1 लाख है, या तो 2 लाख है, या 1 करोड़ है, लेकिन इंटीजर है, फाइनाइट है। आ रही है बात समझ में। तो देखिए ध्यान से समझिए, इसकी कंटिन्यूटी हमने x इक्वल्स टू n पर चेक करनी है, बहुत आसान है। पहले ये चेक करो क्या फंक्शन x इक्वल्स टू n पर डिफाइंड है, बिल्कुल है। n रख दो, n की पावर n हो गया। पॉजिटिव इंटीजर है तो 0 रख नहीं सकते। आ रही है ना बस में, क्योंकि पॉजिटिव नंबर हम 1 2 3 यही लेते हैं। ठीक, तो आप 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 ये कर दीजिए, जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, डिफाइंड आएगी। तो जब आप x इक्वल्स टू n रखोगे तो fn की वैल्यू क्या आएगी, n की पावर n, फंक्शन डिफाइंड है। अब x टेंड्स टू n पर फंक्शन की लिमिट निकालोगे, वो भी वही आएगी, n की पावर n, यानी फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है और दोनों इक्वल भी आ रहे हैं, यानी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन बताया था, ये 4th क्वेश्चन भी वैसा ही है, आप इसको भी सेम एज इट इज फर्स्ट क्वेश्चन की तरह बना लेंगे। क्लियर बच्चों, क्योंकि n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, फाइनाइट वैल्यू है, इनफाइनाइट नहीं है। अगर n फाइनाइट है, 1 2 3 ये नंबर है, ठीक है, तो आप खुद ही समझिए ये कभी भी आपका इनफाइनाइट आएगा ही नहीं, ये हमेशा डिफाइंड आएगा। ये 1 की पावर 1 हो सकता है, ये 2 की पावर 2 हो सकता है, ये 3 की पावर 3 हो सकता है, ये 4 की पावर 4 हो सकता है, लेकिन जो भी आएगा वो डिफाइंड आएगा। आ गई ना बात समझ में। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 भी आप बना लेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं। बच्चों हमको जो 5th क्वेश्चन दे रखा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी को देखते हुए अब आपने 5th से आगे जो क्वेश्चन आएंगे आपने इसी तरीके से बनाना है, लेकिन इसमें इससे पहली वाली मेथड का भी मिक्सचर है और जो अब नई मेथड आप पढ़ोगे कंटिन्यूटी के लिए वो भी इसमें आएगा। आ गई ना बस में। कंटिन्यूटी के लिए नई मेथड क्या, 2 स्टेप बताए थे ना। एक तो डायरेक्ट यही फंक्शन डिफाइंड है, फंक्शन की लिमिट देखो और दोनों इक्वल आनी चाहिए। दूसरा मैंने बताया था LHL RHL और x इक्वल्स टू, जिस पर आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उस पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल है या नहीं। 2 मेथड से आपने चेक करना है। तो इसमें पहली वाली मेथड भी लगेगी और किसी एक स्टेप में हो सकता है अगली वाली मेथड जो सेकंड मेथड है उसका भी अप्लाई करें। पता कैसे चल रहा है, वो फंक्शन को देख के ही पता चल रहा है कि इसमें LHL और RHL को लेके ही बनाएंगे। लेकिन किस पर, x की कौन सी वैल्यू पर हम LHL और RHL को लेके इसको सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। देखो फंक्शन आपको ये दे रखा है x इफ x इज लेस देन एन इक्वल टू 1, यानी फंक्शन की वैल्यू x है, फंक्शन की वैल्यू
x है। कब? जब x की वैल्यू या तो 1 के इक्वल है या तो 1 से छोटी है। लेस देन एंड इक्वल टू है ना, या तो x की वैल्यू 1 है, मतलब जब x बराबर 1 है तो भी फंक्शन यही है, और जब x की वैल्यू 1 से छोटी है, चाहे वो 0 है, चाहे वो -1 है, चाहे वो -2 है, चाहे वो -3 है, हर केस में फंक्शन की वैल्यू कितनी है? x है। क्लियर बच्चों? 1 पर भी यही है, 1 से छोटी x की हर वैल्यू के लिए भी जो फंक्शन की वैल्यू है वो कितनी है? x है। क्लियर? आ गई ना बात समझ में? दूसरा, फंक्शन की वैल्यू 5 के बराबर है। फंक्शन की वैल्यू 5 के बराबर है जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है। मतलब x का मान जब 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी रख दो, ठीक। ये फंक्शन जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 है, चाहे 3 है, हर किसी के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 5 होगी। x की वैल्यू जब 1 से बड़ी होगी तो उस हर केस में फंक्शन की वैल्यू कितनी रहेगी? 5 रहेगी। क्लियर? आ गई ना बात समझ में? अब देखो बच्चों, सबसे पहली बात, इसमें सेकंड मेथड किसमें अप्लाई होगी? आप देखो LHL और RHL कब अप्लाई होगा। यहां क्या कह रहा है? x की वैल्यू 1 के बराबर 1 से छोटी, और नीचे कह रहा है x की वैल्यू 1 से बड़ी। मतलब 1 एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों में आ रहा है। यहां 1 के बराबर 1 से छोटे में भी x की वैल्यू 1, यहां पर लिमिट 1, जो x की वैल्यू है यहां पर क्या दे रखी है? 1, और x इज ग्रेटर देन 1, x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो फंक्शन ये है। मतलब जो इसमें मेन रोल प्ले कर रहा है वो क्या, कौन प्ले कर रहा है? 1 को ही देख के आप लगा रहे हैं कि कौन सी वैल्यू x की 1 से बड़ी होगी और कौन सी वैल्यू 1 से छोटी होगी, और किसमें फंक्शन की क्या वैल्यू रहेगी। मतलब ये x इक्वल्स टू 1 पर आप जब कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो LHL और RHL का यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का यूज करेंगे। क्यों लेफ्ट हैंड लिमिट का? मतलब x की वैल्यू 1 से कम, देखो x की वैल्यू 1 से कम दी है ना, x इक्वल्स टू 1 पर भी फंक्शन की वैल्यू क्या दी है? कितनी क्या दी है? x। लेकिन RHL देखिए, x की वैल्यू 1 से बड़ी, x टेंड्स टू 1 प्लस। क्लियर? यानी x की वैल्यू 1 से बड़ी, x की वैल्यू जब 1 से बड़ी है तो उसके लिए फंक्शन क्या दे दिया है? 5। तो अलग अलग LHL के लिए अलग फंक्शन डिफाइंड है, RHL के लिए अलग फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं है? LHL के लिए अलग फंक्शन दे रखा है, RHL के लिए अलग फंक्शन दे रखा है। तो x इक्वल्स टू 1 पर जब आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो आप LHL RHL वाली मेथड का यूज करेंगे, जो सेकंड मेथड मैंने बताई थी। होप सो कौन से क्वेश्चन में फर्स्ट मेथड लगेगी और कौन से क्वेश्चन में सेकंड, अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन होंगे जिसमें LHL भी हो RHL भी हो, ठीक, देख रहे हैं 1 से छोटा भी है 1 से बड़ा भी है, तो उसमें हमेशा LHL और RHL वाली मेथड का आप यूज करेंगे। अब देखिए मैं क्यों कह रहा हूं कि x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 पर मैं LHL और RHL का यूज नहीं करूंगा। इसको मैं ओरली समझा रहा हूं, उसको आप लिख लीजिएगा। मैं केवल x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूटी चेक करा रहा हूं। देखो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की एक ही वैल्यू है। क्या? जब x की वैल्यू 1 के इक्वल या 1 से छोटी होती है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? x। और x इक्वल टू 0 1 से छोटा होता है ना, x इक्वल टू 0 1 से क्या होता है? छोटा होता है। मतलब x इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन, एक ही फंक्शन डिफाइंड है, क्या? x। x इक्वल टू 0 के लिए केवल एक ही फंक्शन डिफाइंड है, वो क्या है? x। क्लियर? तो x इक्वल टू 0 पर जब आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो पहले ये देखेंगे कि फंक्शन डिफाइंड है, क्योंकि फंक्शन एक ही दे रखा है x। चाहे वो 0 माइनस करो, चाहे आप 0 प्लस करो, चाहे आप 0 पर देखो, फंक्शन यही है। 0 से छोटा नेगेटिव में भी यही है, 0 में भी यही है, 0 से बड़ा, लेकिन 1 से तो छोटा ही होगा ना, क्योंकि 1 पे अलग कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक, तो हर किसी केस के लिए फंक्शन की लिमिट, फंक्शन की वैल्यू यही दे रखी है x। तो x इक्वल टू 0 पर जब आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो पहली वाली मेथड का यूज करेंगे। समझ में आ गया बच्चों? तो x इक्वल टू 0 रखेंगे, फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? 0। x टेंड्स टू 0 पर फंक्शन की लिमिट निकालेंगे, वो भी कितनी आएगी? 0। एफ 0 डिफाइंड होता है ना, यानी 0 डेफिनेट होता है, डिफाइनाइट होता है, मतलब वैल्यू फाइनाइट है, तो ये फंक्शन क्या है? डिफाइंड है। लिमिट भी इसकी एग्जिस्ट कर रही है, दोनों बराबर भी हैं, यानी ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। तो क्या लिखोगे नीचे? ठीक, एट x इक्वल टू 0 द फंक्शन fx इक्वल टू x इज कंटिन्यूअस। क्लियर?
कैसे कंटिन्यूअस आप देख लेंगे, पूरा स्टेप वही जैसा पहले मैंने कराया था ना, एट x इक्वल्स टू 0 fx इक्वल्स टू x, फिर आप x की जगह में 0 रख देंगे, f0 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0, जैसा पहला क्वेश्चन करवाया था सेम वैसे ही करना है। फिर उस पर लिमिट निकालेंगे वो भी 0 आएगा, दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी क्या निकल के आ गया, फंक्शन x इक्वल्स टू 0 पर कंटिन्यूअस आ गया। ठीक, ऐसे ही x इक्वल्स टू 2 पर भी आप करोगे। देखो इसके लिए भी एक ही फंक्शन डिफाइंड है, क्या, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी, ये 2 1 से बड़ा होता है ना, ठीक, तो x की वैल्यू जब 1 से बड़ी है तो फंक्शन क्या है 5, ये 2 1 से बड़ा है, यानी इस x इक्वल्स टू 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है 5 दे रखी है, यानी आप f2 निकालो तो वो कितना है 5 है, 5 डिफाइंड है ना, तो फंक्शन क्या है डिफाइंड है। ठीक, आप लिमिट निकाल लीजिए x टेंड्स टू 2 पर, fx की वैल्यू निकाल लीजिए, वो 5 ही रहेगी क्योंकि वो x पे डिपेंड ही नहीं कर रही, तो आप x की जगह में 2 भी रख दोगे तो भी फंक्शन की वैल्यू कितनी रहेगी 5। देखो कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 2 fx आता है, x टेंड्स टू 2 पर फंक्शन क्या है 5 है, तो क्या ये x पे डिपेंड कर रहा है, ये फंक्शन नहीं कर रहा है, तो इसमें कहां रखोगे x की वैल्यू, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 पर 5 की जो लिमिट है वो कितनी आएगी 5 ही आएगी, तभी ये चेंज होगी। अगर ये 5 x पे डिपेंड करता तब आप x की जगह में 2 रखते, अब उसमें x है ही नहीं तो उतना ही रहेगा। क्लियर बच्चों, तो x इक्वल्स टू 2 पर भी फंक्शन कंटिन्यूअस आएगा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को आपने करा था उसी तरीके से आप इसको भी यहां पर कर लेंगे। क्लियर, मैंने आपको थ्योरी समझा दी, कैसे लिखना है वो पहले क्वेश्चन में बता दिया है। अब देखो x इक्वल्स टू 1 पर, एट x इक्वल्स टू 1 फंक्शन fx कितना दे रखा है, x इक्वल्स टू 1 पर फंक्शन कितना दे रखा है, देखिए x इक्वल्स टू 1 पर फंक्शन कितना है x, तो fx इक्वल्स टू x, आप यहां पर x की जगह में 1 रख दीजिए, f1 इक्वल्स टू कितना आ गया 1 आ गया। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। अब निकालते हैं LHL। LHL कैसे करते हैं कल की वीडियो में बताया था, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस था, यहां a किस में कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं 1 पर, तो 1 माइनस आ जाएगा। आ गई ना बात समझ में, हम किस में चेक कर रहे हैं x इक्वल्स टू 1 पर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx। अब देखिए बच्चों, जब x की वैल्यू 1 से कम है, जब x की वैल्यू 1 से कम है, माइनस का मतलब 1 से कम है, तो फंक्शन क्या है 1 से कम के लिए भी फंक्शन कितना है x ही है कि नहीं, x की वैल्यू 1 के बराबर हो या 1 से कम हो उसके लिए फंक्शन कितना है x, तो यहां पर fx की जगह में क्या आ जाएगा x आ जाएगा। अब मैंने इसको सॉल्व करना बताया था, x टेंड्स टू 1 माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा h टेंड्स टू 0, कैसे किया था वो पहली वाली वीडियो में देख लो, बहुत अच्छे से समझाया है। क्लियर, तो आप x की जगह में क्या रख दोगे 1 माइनस h, x की जगह में कितना आ जाएगा 1 माइनस h, कैसे आया बहुत अच्छे से समझाया, इससे प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक, तो क्या निकल के आ गया, जैसे ही x टेंड्स टू 1, यानी x की जगह में आप 1 माइनस कोई क्वांटिटी रख दीजिए h, रख दोगे तो लिमिट भी किसकी आ जाएगी h की, और वो h टेंड्स टू कितना हो जाएगा 0, चाहे यहां 2 माइनस h करते तो भी h टेंड्स टू क्या आ जाता है 0, कैसे आया वो पहली वाली वीडियो में देख लीजिए। अब h की जगह में 0 रख दो, लिमिट h टेंड्स टू 0, h की जगह में 0 रख दो, 1 माइनस 0 कितना आ गया 1, तो LHL भी कितना आ गया 1। RHL देखिए, RHL देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, देखो जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है, तो फंक्शन कौन सा है 5, फंक्शन की वैल्यू क्या है 5, तो यहां पर क्या आ जाएगा 5। आप अब डायरेक्ट रख दीजिए तो भी ये 5 रहेगा, h टेंड्स टू 0 कर दीजिए तो भी ये 5 रहेगा, क्योंकि ये लिमिट, ये फंक्शन x टेंड्स टू 1 पर ही आपका x पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, जब x पे ही डिपेंड नहीं कर रहा तो h पे भी डिपेंड नहीं करेगा, तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, या करने को आप नीचे अगले स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0 5 लिख दो। अब ये x पे ही डिपेंड नहीं कर रहा तो कहां पर रखोगे x की वैल्यू बताओ, रखोगे कहीं पर, ये क्या x पे डिपेंड कर रहा है नहीं, तो जब ये x पे डिपेंड नहीं कर रहा तो ये h में भी डिपेंड नहीं करेगा, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, मतलब RHL की वैल्यू कितनी आई 5, LHL की वैल्यू कितनी आई 1, दैट इंप्लाइज दैट RHL डज नॉट इक्वल्स टू LHL, यानी राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है,
फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी समझाया था ना, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी लिखना नहीं है क्योंकि डिसकंटिन्यूअस है पता चल गया, हमें तो केवल ये पता करना है कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक, तो LHL और RHL आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पर क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो क्या लिख लोगे, फंक्शन fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। ये फंक्शन की जो वैल्यू है, फंक्शन fx, ये जो फंक्शन डिफाइंड है वो x इक्वल्स टू 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है। कैसे किया समझ में आ गया ना, x इक्वल्स टू 0 और 2 पर डायरेक्ट कैसे पता चल गया, समझ में आ गया, क्योंकि उसके लिए एक ही फंक्शन डिफाइंड है, x इक्वल्स टू 0 के लिए ये है और x इक्वल्स टू 2 के लिए ये है। तो फंक्शन डिफाइंड भी है और फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है और दोनों इक्वल भी आ रहे हैं, तो कंटिन्यूअस है। लेकिन x टेंड्स टू 1 पर हम देख रहे हैं LHL को, देखो LHL को याद करो, 1 माइनस यानी 1 से छोटी है, 1 से छोटी है के लिए अलग फंक्शन है, x इक्वल्स टू 1 पर भी यही फंक्शन है, जबकि x की वैल्यू जब 1 से बड़ी है यानी RHL के लिए x की वैल्यू 1 से बड़ी है, x की वैल्यू जब 1 से बड़ी है तो उसके लिए अलग फंक्शन डिफाइंड है। ठीक, तो यहां पर जब दोनों, हर केस के लिए LHL के लिए और RHL के लिए अलग अलग फंक्शन डिफाइंड होगा तो कौन सा मेथड यूज करोगे, LHL और RHL। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। तो ये फंक्शन क्या आ गया, नॉट कंटिन्यूअस आ गया और x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 पर फंक्शन कंटिन्यूअस आ गया। कैसे, वो मैंने आपको समझा दिया। होप सो बच्चों आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से अब अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।